स्वागत है आपका स्कूल वर्ष थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान का दूसरा अध्याय प्राणियों में पोषण। हम सभी ने पहले अध्याय में पढ़ा था पादपों में पोषण, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, और जो जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, इंसान होते हैं, वे सभी पादपों पे निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो पहले अध्याय का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी और आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। हम सभी ने पढ़ा था जो पादप पौधे होते हैं वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, लेकिन प्राणी नहीं बना सकता। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कोई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। जो पौधे खाते हैं, कुछ जंतु पौधे दोनों खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि एवं शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ होते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों के उपयोग से सीधे ही रूप से इन्हें नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल पदार्थ है वह सरल पदार्थ में बदलता है, फिर यूज में आता है। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। दूसरा है खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी हमिंगबर्ड पौधों की मरकंद को चूसते हैं। मानव कुछ और अन्य जंतु अपनी माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए कुछ खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। क्रियाकलाप 2.1 में आप देखेंगे कि बहुत सारे जंतु दे रखे हैं, उनका आहार किस प्रकार का होता है और विधि क्या होती है वह आपको लिखनी है। ठीक है। जैसे कि चींटी होती है वह क्या करती है। ठीक है। अद्भुत सत्य। स्टारफिश तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकाल लेती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। ठीक है। आप देखेंगे कि नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों के विवरण लिखने में सहायक है, जैसे जंतुओं का भक्षण को अंतर्ग्रहण करना। ठीक है। मानव में पाचन, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली के विभिन्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है। मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र छोटी आंत, बृहदांत्र बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार या गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग है। सभी ये भाग मिलकर आहार नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे विभिन्न भागों से गुजरता है उसकी विभिन्न घटकों का पाचन भी इसी क्रमांक में होता है। आमाशय के आंतरिक वृत्ति व क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाल ग्रंथ, यकृत, अग्नाशय पाचक रस का स्रावित करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थ को उनके सरल रूप में बदल देता है। वह आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें हम देखेंगे ये क्या है। मुख गुहिका जहाँ से अपन लेते हैं, यहाँ से क्या होता है, लार ग्रंथि होती है जो लार स्थानांतरित करती है। ये ग्रसिका है, ये नली, इसके यहाँ पे यकृत लगा होता है, ये पित्ताशय। ठीक है। ये क्या है, आमाशय। ये क्या है,
अग्नाशय है, ठीक है। क्षुद्रांत्र है, ठीक है, छोटी आंत। बृहदांत्र है, बड़ी आंत, ये मलाशय और ये गुदा। आगे देखते हैं मुख एवं मुख मुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़े में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच में अलग अलग घृतिका में धसा होता है। हमारे दांत की आकृति विभिन्न विभिन्न तथा उनके कार्य भी विभिन्न विभिन्न होते हैं, ठीक है। अपने हाथ, क्रियाकलाप 2 में क्या कहता है? अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखिए कि अपने दांतों की गणना कीजिए, ठीक है। अपनी तर्जनी से दांतों के छूकर महसूस कीजिए कि मुख के कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसमें काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थ में चीरने फाड़ने का काम करते हैं? देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। देखेंगे दांत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। जो आगे के होते हैं वो कृतंक होते हैं, फिर क्या होते हैं? रत्नक होते हैं, फिर अग्रपचक होते हैं, फिर चावनक होते हैं। हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है जो लाल रस स्त्रावित करती है। लाल रस क्या प्रभाव डालता है देखते हैं। पहले देखते हैं दूध के दांत तथा स्थायी दांत। क्या आपको याद है कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांत का प्रथम सेट शैशवकाल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जो स्थायी दांत कहलाते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 2.3 क्या कहता है? 2 परख नली लीजिए ए बी, उसमें क्या कीजिएगा 3-4 मिनट तक चबाइए। चावल लीजिए, उबले हुए चावल, और दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नली में 3 से 4 ml जल डालिए और दोनों परख नली में आयोडीन डालिए। विलयन की 2-3 बूंद डालिए और प्रेक्षण कीजिए। परख नली ए बी में क्या अंतर आएगा? परख नली के रंग में क्या परिवर्तन आता है? परिमाणों में चर्चा हम क्लास में करेंगे। लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। लाल रस क्या करता है? चावल के रंग को मंड के शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, ठीक है। उससे पहले देखते हैं मिठाई व दांत छें क्या कहलाता है, क्या कहता है? सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनमें से कोई हानि नहीं पहुंचाता। फिर भी खाने के पश्चात यदि दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन को शर्करा का विघटन कर अम्ल में निर्मोचित करते हैं, ठीक है। अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। इसे दंत क्षय कहते हैं, ठीक है। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांत को असह्य पीड़ा होने लगती है, वो चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय व चीनी युक्त मिठाइयाँ, अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु को नहीं डालना चाहिए। जीभ का उपयोग कहाँ करते हैं हम? जीभ का उपयोग बोलने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में लार को मिलाने के कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायक होती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता लगता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से विभिन्न प्रकार का स्वाद का पता लगता है, ठीक है। या आप करके देख सकते हैं कि कहाँ पर मीठा स्वाद आता है, कहाँ खट्टा स्वाद आता है, अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। भोजन नली ग्रसिका, निगला हुआ ग्रास नली द्वारा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं
वक्त से होती हुई ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है और वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता तो फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसी घटना को याद कीजिए कि जब भोजन के बाद अपने वमन किया हो तो इसके बाद इसके कारण सोचिएगा। ठीक है, भोजन जा रहा है नीचे ग्रासिका से होते हुए और फिर आमाशय में। ठीक है, आमाशय क्या करता है? आमाशय मोटी भित्ति वाला थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू की आकृति का होता है। आमाशय कैसा होता है? यू की आकृति का होता है। ठीक है, आमाशय यू की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्धांत्र में छोटी आंत में खुल जाता है। ठीक है, कभी कभी आप जल्दी खाते हैं या फिर खाते समय बात करते हैं तो खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश के कारण होता है। श्वास नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसिन में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होता है तो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने का प्रकार रोका जाता है। भोजन निगलने के समय मसाला मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वासन नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेजने से रोक देती है। ठीक है, संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी या खांसी उठती है। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह जो होती है संस्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करती है। वह अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ साथ वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही माध्यम को अम्लीय बनाती है जिससे कि पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। फिर है क्षुद्रांत्र। छोटी आंत क्या होती है? ये लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत कितनी होती है? 7.5 मीटर लंबी होती है, कुंडली नुमा होती है। ये यकृत व आमाशय के स्राव प्राप्त करती है और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से कुछ और स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग के ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो थैली में संग्रहित होता रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस क्या कहता है? वसा का पाचन करता है। अग्नाशय हल्के रंग पीले रंग का होता है, बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। अग्नाशयिक रस या फिर कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंच जाता है। वो यहाँ आंत्र रस पाचन द्वारा पूर्ण रूप से पाचन कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की क्रिया प्रणाली की खोज की गई। सन 1822 में एलिकिस सेंट मार्टिन द्वारा गोली खाने के कारण बुरी तरह घायल हो गया। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया और अम्नाशय में एक छिद्र हो गया। उससे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय के छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसके छिद्र को एक पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन कर रहा है। इसकी भित्ति को तरल स्रावित हो रहा है
जो भोजन को पचा सकता है। उसने ये भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन पाचन पूरा हो जाता है। ठीक है। क्षुद्रांत्र में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र के भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण क्या कहलाता है? जब भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र के भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है उसे क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जो क्या कहलाती हैं? दीर्घरोम कहलाती है या रसांकुर कहलाती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दीर्घरोम या रसांकुर की आंत्र में क्या भूमिका होती है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन को अवशोषण हेतु तरल क्षेत्र में बढ़ा देता है और प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं का जाल फैला होता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन को अवशोषित हो जाता है और वह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है जहां इनका उपयोग जटिल पदार्थों के बनने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता वह अवशोषित नहीं होता, वह बृहत्तांत्र में भेज दिया जाता है। बृहत्तांत्र क्या कहलाता है? बड़ी आंत जो होती है ये छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी व छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर की होती है। इसका मुख्य कार्य जल में कुछ और लवणों को अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है, वह अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा मल को बाहर निकाल दिया जाता है, इसके निष्कासन कहते हैं। कभी कभी आपने जल रूपी पतले मल को बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, जिसको क्या कहते हैं? दस्त कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? दस्त। इस संक्रमण में खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों को यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह और भी घातक हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल व लवण की अत्यधिक क्षति होना होता है। इसकी सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा पानी में चुटकी भर नमक व चीनी घोलकर पिलानी चाहिए, जिसे जीवन रक्षक घोल भी ORS भी कहा जाता है। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले अन्य जंतुओं को देखा है? वे लगातार जुगली करते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं। जब वो खाना न खा रहे हो जब भी चलाते रहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्द निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर देते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है, प्रथम आमाशय। रूमिनेंट में आमाशय के 4 भागों में बटा होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कड़ कहते हैं, परंतु बाद में जंतु उसके छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं, जुगली करना। ठीक है। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत्र व बृहदांत्र के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यही होता है। कुछ जीवाणुओं द्वारा इसका किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। इसलिए मनुष्य की आहार नाल में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, सिर्फ जंतु में होता है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनके पाचन तंत्र पाए जाते हैं। ऐसे भी बहुत से जंतु सूक्ष्म प्राणी होते हैं जिनके मुख नहीं होते, न पाचन तंत्र होता है, फिर भोजन कैसे पाचन करते हैं। जैसे कि अमीबा में संवरण और एवं पाचन देखते हैं। अमीबा जलाशय में पाया जाता है, वह एक कोशिका जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघनक केंद्र होता है और कोशिका द्रव्य में बुलबुलों के समान अनेक धानियां रहती हैं। अमीबा निरंतर आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है।
ये एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रबंध निकालता रहता है, जिन्हें पादप अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं। कृत्रिम पाँव पैर निकालता रहता है, ठीक है, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य के कण के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। जैसे कि खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ आए उसकी पादा में फंस जाते हैं और वह अंदर ले लेता है और धीरे धीरे पचा लेता है। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उसे सरल पदार्थ में बदल देते हैं। पचा हुआ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। वह अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि एवं रखरखाव में गुणन के लिए उपयोगी होता है। बिना पचा अवशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान होता है। जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं, वह ऊर्जा मुक्त करते हैं। अगले अध्याय में हम आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ को शरीर में अनेक भागों में स्थानांतरित करने के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार पढ़ते रहें।